सो ज्योग्राफी वाला जो सेशन होगा उसको थोड़ा समझने की पहले कोशिश कर लें, तब मैं जियोलॉजी का थोड़ा सा पार्ट लूँगा, रिवीजन है, ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे। जैसे अभी बहुत सिंपल तौर पे मे नॉट भी वाला काम है, आ सकता है नहीं आ सकता है वाला। इसके अंदर सबसे पहली चीज़, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें तो मेरे शब्द थोड़े से अगर याद रखना चाहें तो याद रखिएगा, ज्योग्राफी हैफाजार्ड नहीं पढ़ी जाती। हिस्ट्री हैफाजार्ड पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लास के अंदर हम लोग हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग मॉडर्न करते हैं, सेकंड हम मेडिएवल करते हैं, फाइनली हम एंशिएंट के ऊपर जाके काम करते हैं। रीज़न सिंपल है, मॉडर्न के अंदर डीप क्वेश्चन जाते हैं, उसमें मल्टीपल रिवीजन की ज़रूरत होती है, वो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ज्योग्राफी के अंदर अगर आपने फ्लो नहीं बनाया तो मामले गड़बड़ हो जाएंगे। ख़ासतौर पर मामले तब गड़बड़ होंगे जब आप प्री से मेंस में पहुंचेंगे। मेंस के अंदर मामला एकदम पलटा हुआ होता है और ज्योग्राफी रुलाने के लिए काफ़ी होती है। सवाल क्यों मेंस का बोलता हूँ, नौकरी मेंस देती है, प्री क्वालिफाई कराती है उसके लिए। दोनों अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है, किसी का भी इंपॉर्टेंस कम नहीं है। तो प्रिपरेशन इस तरह से होनी चाहिए हमेशा कि आपकी मतलब मेंस में जो प्री में काम आ रहा है वो अच्छे से हो जाए। सो जनरली हमारे पास कभी 3 महीने मिलते हैं, कभी 6 महीने मिलते हैं। इस बार हमारे पास 2022 में भी समय मिल रहा है। 2021 के अंदर ऊपर वाले का करम रहा कि एग्ज़ाम सही टाइम पर उन्होंने पोस्टपोन कर दी थी। तो जब वो सही टाइम पर पोस्टपोन हो गई तब कई सारे टॉपिक ऐसे थे जिसके अंदर मैं भाग सकता था, नहीं, वो काम पूरा ऑलमोस्ट कर दिया गया। PPM जो मेरा मेथड है, जो हमेशा चलता आया है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ऑनलाइन के अंदर प्री के पहले बैचेस में, मेंस बैच अलग होता था, वो बात अलग है, मेंस का ही एक बैच होता था। हमेशा याद रखिए, प्रीलिम्स में जो टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं अगर वो मेंस में कॉमन हैं तो बेस लेवल पर तैयार कर लो, बेस अच्छी बना लो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इवैल्यूएटिव आंसर कर लो, कभी नहीं कहते, क्योंकि उसमें प्री बिगड़ जाती है। अभी वो समय नहीं है, तो अभी PPM की कोई बात नहीं है, ये तो फटाफट वाला काम है ना। जब मैं बात कर रहा हूँ ज्योग्राफी की, और ज्योग्राफी के अंदर सारे सब्जेक्ट बड़े आसान हैं। फ्लो अगर नहीं है तो आपको कन्फ्यूजन होगा। अगर आप मैपिंग नहीं करोगे ज्योग्राफी में आपको कन्फ्यूजन होगा, बहुत आराम से होगा। मैपिंग करने में कड़लान आती है, कौन करे, मट्ठागिरी आती है, अब छोड़ो यार पढ़ लेंगे हो जाएगा। ठीक है, आप रिस्क ले लीजिए। मैं उन लोगों से बात करता हूँ जो लोग वास्तव में इस फील्ड में आना चाहते हैं। जॉब करने के लिए बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं, 1 लाख 1.5 लाख समथिंग लाइक दैट, हम भी भर देते हैं। सीरियसनेस नहीं होती, सीरियस कंपिटिटर्स कम होते हैं, हमेशा कम होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कॉमन नॉलेज वाली बात होती है, जो मैंने फर्स्ट सेशन के अंदर बात करी थी कि आपके पास जो कॉमन बुक्स अवेलेबल है मार्केट में वो एक बेस लेवल क्रिएट कराती हैं और ये कट ऑफ होता है। यू हैव टू जंप टू दैट लेवल। इसलिए बेस लेवल आपको स्ट्रॉन्ग करना है, कहीं पर भी हैं आप, और आपको इम्प्रोवाइज करके हमेशा इसके ऊपर रहना है। अभी कितना टारगेट है? टारगेट सिंपल है, यू हैव टू बी अबव 75, मिनिमम 75। 80 का टारगेट लें तो और बेहतर है। क्लास का टारगेट हमारा 85 to 90 के बीच में है, पहले तो कई बार 90 के ऊपर भी रहा है, क्योंकि हम अगर उतना पुश करते हैं तो थोड़े से क्वेश्चन गलत भी हुए तो भी हमारी प्रोबेबिलिटी होती है कि हम निकल जाएंगे। सो एनीहाउ, जो ज्योग्राफी है उसमें सबसे पहली चीज़ को पकड़ेंगे, दैट इज़ योर जियोलॉजी। क्यों है? आप इस पैटर्न को समझ लीजिए, आपको सब चीज़ें आसान हो जाएगी। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि जियोलॉजी क्या काम करती है। जियोलॉजी में हमारे पास कुछ चीज़ें मिलती हैं, जो क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। हम सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, वो उसके हम ज्ञानी भी नहीं है, हमको सिर्फ उतना आता है जितना हमारी परीक्षा में पूछा जाता है। सो जियोलॉजी के अंदर सबसे पहली चीज़ होती है प्रोसेसेस, एंडोजेनिक प्रोसेसेस, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। ये पहला एलिमेंट होता है। जब तक प्रोसेस नहीं होगा तब तक कोई चीज़ बनेगी नहीं। इससे जो चीज़ें बनती हैं उसमें सबसे पहली चीज़ आती है रॉक्स। अब इन दोनों को मिलाकर प्रोसेस कौन सी रॉक बना रहा है, तब हमें एक चीज़ और निकल के आती है जिसे हमें पढ़ना पड़ता है, कभी कभार सवाल आता है, दैट इज जियोलॉजिकल टाइमलाइन। अब आप अलग करना चाहें आप अलग कर लें, मैं नहीं कर सकता। ये वाला टॉपिक यूनिट 10 पेपर 3 साइंस के अंदर, यहाँ नहीं पढ़ोगे, मेंस में पढ़ना ही पड़ता है। सो एक रीडिंग तो एटलीस्ट होना चाहिए। मैं अभी नहीं ले रहा हूँ जियोलॉजिकल टाइमलाइन यहाँ पर इस समय, बहुत फास्ट लेना है मुझको। जब आप रॉक्स बनाते हो तो रॉक से 2 चीज़ें बनती हैं। रॉक्स के अंदर एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है, सारी रॉक्स के अंदर मिनरल्स। आप मिनरल्स रखते हो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ बहुत सिंपल सा, आप सब समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जियोलॉजिकल टाइमलाइन के अंदर आर्कियन सबसे पहले है, धारवाड़ सेकंड है, कडप्पा थर्ड है, विंध्यन फोर्थ है। ये वो टाइम पीरियड है जिसे हम अजोइक कहते हैं, मतलब लाइफ फॉर्म, नॉन लाइफ फॉर्म नहीं थी। विंध्यन और काफ़ी हद तक दूसरी जो है, नॉट एग्जैक्टली धारवाड़, कडप्पा और विंध्यन के अंदर प्रोटेरोजोइक कहा जा सकता है लेटर स्टेजेस के अंदर, कि उसमें लाइफ फॉर्म आ गई थी।
फिर मॉडर्न लाइफ फॉर्म जो शुरू होना चाहती है, जैसे कार्बोनेशियस पीरियड चालू होता है जहाँ पे पेड़ पौधों का इवोल्यूशन होता है, वो जब गिरते हैं मरते हैं तो उसके बाद कार्बन डिपॉजिट होना चालू होता है और कोल फॉर्मेशन होता है। आप बात समझिएगा क्या कह रहा हूँ मैं, और आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि कहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक है। आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा और कडप्पा एंड विंध्यन, ये मेरे सारे अजोइक में आते हैं, और ये वाला वो वाला पार्ट कहलाता है जिसे हम क्या बोले, पैलियोजोइक वाला एज है, सॉरी अजोइक है। इसके बाद हमारे पास जोइक पीरियड चालू हो जाता है जिसमें लाइफ फॉर्म आती है। तो ब्रॉडर हिस्सों के अंदर हम 3 हिस्से कर देते हैं, पैलियो यानी पहले वाला, मीसो यानी बीच वाला, और फाइनली अभी जो चल रहा था सीनो। जोइक इज लाइफ। हमारा कहना यह है कि कार्बोनेशियस पीरियड यहाँ पर है, कार्बन है बन रहा है, इस कार्बन को मेटामॉर्फ करते हैं कोयले को तो ग्रेफाइट बनता है, और ग्रेफाइट के मेटामॉर्फिज्म से डायमंड बनता है। सवाल आता है कौन सी चट्टानों में डायमंड की डाइक मिलती है, आप आंसर लिखते हो विंध्यन में, जबकि उस समय पेड़ पौधे नहीं हैं। ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि कौन से प्रोसेसेस मौजूद थे, कौन सी रॉक्स बन रही थी। जब ये आप पकड़ोगे तभी आप पकड़ पाओगे और तभी आपकी मेंस सुधरेगी, अदरवाइज इट्स ओके काइंड ऑफ अ थिंग। ज्योग्राफी समझने में बहुत आसान है, करने में बहुत आसान है, हद से ज़्यादा आसान है, लेकिन मेंस के अंदर प्री के हिसाब की ज्योग्राफी काम नहीं देती। इसके अंदर मेहनत लगती है, आपको अपना लेवल बहुत ऊपर उठाना पड़ता है, तब जाके आप नंबर कमा सकते हैं। और मेरे हिसाब से ज्योग्राफी में ओवरऑल सिनारियो कंपटीशन का कम है, क्योंकि यहाँ पर जो कंपटीशन होती है उसका बेस कम है। अगर आपका बेस अच्छा है तो कंट्रास्ट दिखता है और मेंस के अंदर आप नंबर कमाते हो। नॉलेज कितना है जो प्री में पूछा जाता है। सो ये एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक आ जाता है। अब हमने मिनरल्स करे, आप रखते हो कि मध्य प्रदेश में मिलने वाले मिनरल्स कौन से हैं, कहाँ मिलते हैं, कौन सी चट्टानों में मिलते हैं। सिंपल है, अगर आपको रॉक्स पता है, आपको उसका जियोलॉजिकल टाइम पीरियड मालूम है, आपको ये पता है कि फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कट गया। देन अगली चीज हमारे पास इन रॉक्स की वेदरिंग होती है और हमारे पास आती है सॉइल्स। बनती चट्टान से ही है, वेदरिंग से बनेगी, इरोजन से बनेगी, डिपोजिशन से बनेगी। सॉइल की फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पर सवाल अक्सर आते हैं, रेगुलरली आते हैं। मेंस के अंदर अभी जो आपको सॉइल दिया है वो मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी में दिया है और वो कंप्लीट सॉइल वाला पार्ट दिया है, जिसमें से अभी एक क्वेश्चन आया था फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के ऊपर। इट्स वेरी इजी, लेकिन पब्लिक ने नहीं किया होगा, आई हैव दैट फीलिंग इन मी। तो उधर चूंकि सेकंड पेपर था, आपके पास ऑप्शन मौजूद था, इसलिए दूसरा कर दिया होगा लोगों ने। नाउ सॉइल के साथ में ये हमारी धरती बन जाती है, जो ये प्रोसेसेस और रॉक्स बनते हैं। अब सेकंड चीज जिसको हम रट के ज्योग्राफी समझते हैं वो है फिजिकल फीचर्स। इन्हीं चीजों से बनते हैं, कोई अलग से नहीं बनते। मिट्टी के जमा होने से मैदानों के अंदर एलुवियल प्लेन्स बनते हैं, सिंपल। एपिरोजेनिक, ओरोजेनिक फॉर्मेशन की वजह से भी प्लेन्स बनते हैं, ओरोजेनिक से माउंटेन्स बिल्डअप होते हैं। सो फिजिकल फीचर्स के अंदर मेरे पास मिल जाते हैं माउंटेन्स, प्लेटोज एंड प्लेन्स। ये मेजर है, इसके साथ में डेजर्ट्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, आइलैंड्स हैं, वो अपनी जगह पर हैं। सो ये फिजिकल फीचर्स वाला काम है। मैक्सिमम लोग इस पार्ट को मिस करके यहां रटने की कोशिश करते हैं, संभावना रहती है कि 2 क्वेश्चन यहां से मिस हो जाए, जबकि ये फ्लो है, एक ही प्रोसेस से हो रहा है। अगली चीज जो आती है हमारे पास, ये हम बात कर रहे थे अभी तक लिथोस्फीयर की। सो लिथोस्फीयर के बाद में इस पूरे आसपास हिस्से के अंदर एटमॉस्फेयर है। अगर आपको ज्योग्राफी में कुछ नहीं आता, आप पहली बार पढ़ना चाह रहे हो, सो सबसे पहला काम करो, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर बहुत अच्छे से पढ़ लो, अगर आज तक नहीं पढ़ा है। कारण क्वेश्चन आते हैं, बजाय इसके कि पूरी जियोलॉजी को रटे, नहीं कर सकते, नहीं है समय हमारे अंदर, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो एक जनरल टिप है, एक क्वेश्चन कंफर्म करने के लिए यहाँ फोकस रखना। 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं अलग अलग तरह से। ओशियनोग्राफी है, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, नाम नहीं रखना है, यहाँ सब चीज़ें करना है। करंट कौन से चलते हैं, कहाँ से चलते हैं, सरफेस करंट क्या होता है, सब कोल्ड करंट क्या है, वार्म करंट क्या है, प्रोसेस क्या है। इसी तरह विंड सिस्टम है, विंड मूव करिए और मास मूवमेंट है, ये सारी चीज़ें आप ढंग से करें, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर ढंग से समझें। ये छोटा टॉपिक है बजाय इसके ऊपर, अगर आपने आज तक ज्योग्राफी नहीं करी है तो। इन तीनों का जब हम मिलाते हैं तो इन तीनों का जो मिलने वाला पार्ट होता है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं बायोस्फीयर और इकोसिस्टम से, इन दोनों में कंफ्यूजन आपका क्रिएट होता है। बायोस्फीयर इज एड्रेस, बड़ा एड्रेस, शहर का नाम। शहर के अंदर छोटी छोटी जो कॉलोनीज होती हैं, छोटे छोटे जो इलाके होते हैं, उनको हम कहते हैं बायोम, एड्रेस है। इकोसिस्टम इज द रिलेशनशिप पार्ट, इट्स द टेक्निकल पार्ट, आपस में कैसे संबंध है, इंटरेक्शन क्या है। सो दोनों अलग हैं लेकिन दोनों जुड़े हुए हैं। इकोसिस्टम
फंक्शनल एस्पेक्ट बताता है किसी भी बायोम की या बायोस्फीयर के, और इन जनरल ये कंसेप्ट मिस करती है। और यहां से निकलता है आपका साइंस वाला पार्ट, एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, और इसको जो नुकसान हम लोग कर रहे हैं, पॉल्यूशन। अगर आप ओवरऑल सिनारियो में देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेंस में जब आप पहुँचते हैं तो सिर्फ ये मत सोचिएगा कि ज्योग्राफी 150 नंबर की आती है। पेपर 3 यूनिट 10 जियोलॉजी के बारे में बात करता है, 180 नंबर ये हो गए। एनर्जी इज गिवन इन पेपर 3, इसी तरह से एनवायरनमेंट इज गिवन इन पेपर 3। 3 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड पेपर 3 में मिलेंगे। तो कह सकते हो कि वो एडवांसमेंट है। जो कायदे से जीआईएस, जीपीएस और रिमोट सेंसिंग है, टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, वो होना चाहिए पेपर 3 में। जियोलॉजी होना चाहिए पेपर 1 में। बट ठीक है, हमारा फायदा है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। हमें तो सब पढ़ना है, कहीं पे भी आप पूछो सारे क्वेश्चंस करना ही करना है। सो आप खुद सोच के देखिए कि टोटल 8 क्वेश्चन हैं आपके पास और 240 नंबर की ज्योग्राफी मेंस में है। सो थोड़ा सा अगर एफर्ट डाल देंगे, थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेंगे, फ़ायदा आपका है ना। फ़ायदे के अंदर जो हमारा मामला उठता है, इस मामले के अंदर एक और चीज़ बोलूँगा कि आप कोई सी भी किताब पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। मेरी जो फेवरेट बुक है, नॉर्मल फेवरेट बुक, आई हैव आर एल सिंह, दैट इज़ रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये किताब जनरली अवेलेबल नहीं होती, शायद लाइब्रेरी अगर आपके एक्सेस है यूनिवर्सिटीज़ में तो वहाँ मिल जाएगी। आर एल सिंह, दैट इज़ रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। आई रियली लव दैट बुक, इट्स अ ह्यूज बुक, बेस बुक है। दूसरी बुक जो मैं प्रेफर करता हूँ क्लास के अंदर रेगुलर पढ़ने के लिए, हिंदी मीडियम की बहुत अच्छी किताब आती है, इंग्लिश में अब आने लग गई है, ट्रांसलेटेड है। कई जगह पे मुझे मिस्टेक लगती है, आई एम नॉट। एक एक्स्ट्रा बुक के तौर के ऊपर आप रखिए सविंदर सिंह, फिजिकल ज्योग्राफी, मस्त किताब है, मज़ा आएगा उसको पढ़ के। कुछ लोग जीसी लियोंग पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहें आप बिल्कुल पढ़िए, पतली सी किताब है, हो जाएगा काम, नो प्रॉब्लम। जैसा आप आगे बढ़ना चाहें आप वैसा पढ़ सकते हैं। सो ये कुछ पैरामीटर्स हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आगे जो रिमोट सेंसिंग वगैरह काम है वो इन्हीं के ऊपर होता है। तो ये एक फ्लो बनता है और इस फ्लो से आप ज्योग्राफी को पढ़िए आराम से। अभी रिवीजन करना है, आराम से करिए, डिवाइड कर दीजिए टॉपिक्स को कि इस दिन ये करना है, कोशिश करना 15 दिन के अंदर। सबसे ज़्यादा मरण ये होती है कि इसके अंदर फैक्ट्स वर्ल्ड वाइड आते हैं। जब माउंटेन्स हैं, प्लेटोज़ हैं, बारिश हो रही है, क्लाइमेटोलॉजी वाला जो पार्ट है जो मैंने वहाँ लिख दिया, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट, बारिश जब होगी तो यहाँ रिवर्स और लेक्स आती हैं। आपको वर्ल्ड की रिवर्स दी गई हैं, आप उसे भाग नहीं सकते। पूरी दुनिया की रिवर्स करना है आपको, आप कौन सी करें कौन सी ना करें, यहाँ आपसे मिस हो सकता है। कोशिश करिएगा कि स्टार्टिंग की सबसे बड़ी 3 कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 कर लें। एशिया में बहुत सारी नदियाँ हैं, यूरोप के अंदर थोड़ी कम हो जाती हैं, साउथ अमेरिका में कम हो जाती है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर कम हो जाती है, ऑस्ट्रेलिया में तो गिनी चुनी है। सो इस तरह से आप काम करने की कोशिश कीजिए, आपका काम आसान होगा। माउंटेन्स प्लॉट कीजिए, मैपिंग कीजिए वर्ल्ड के मैप के ऊपर या कॉन्टिनेंट के मैप के ऊपर, तो आपको आसान होगा। ये पैटर्न होता है ज्योग्राफी का, जिसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से समझना और एग्जाम पर्सपेक्टिव से शॉर्ट करके पढ़ना आपका टाइम बचता है। लेकिन हम लोग ये करेंगे कि हम पहले साइंस वाला इकोलॉजी कर लें, तो साइंस वाले इकोलॉजी के अंदर जब तक आपको क्लाइमेटोलॉजी नहीं होगा तो वहाँ रटना पड़ेगा। क्लाइमेटोलॉजी अगर अच्छे से, ओशनोलॉजी अगर अच्छे से, दैट इज हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर वाला काम बहुत अच्छे से, साथ ही साथ में सॉइल अच्छे से की हुई है, बिना पढ़े कर लोगे। ज़रा सा पढ़ो, सब कुछ समझ में आता है, इतना ईजी बन जाता है।